हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का पहला वाइटरिटी लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है वॉर्चेस्टरशायर और वारविकशायर के बीच में। तो ये मैच 5:30 बजे है और लगभग काफ़ी देर हो चुका है, एज़ यूजुअल जो हमारा होता ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें के भीतर काम करने के बाद ये काम वीडियो आ रहा है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कल वाले मैच की एनालिसिस की बात करूं और कल वाले मैच के रिजल्ट्स की बात करूं, कमाल का गया था। देखिए, अभी चीज़ें इस मुकाम पे आ चुकी हैं वाइटरिटी ब्लास्ट में, क्योंकि लगभग सारी टीमें ही प्लेइंग 11 सेम ही रख रही है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई बहुत बड़ा अलग हट के प्लेयर उभर के आ जाए। तो अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं ना, तो आपका जीतना या ना जीतना 11 प्लेयर्स सिर्फ सिलेक्ट करने के ऊपर नहीं, बल्कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और कल के मैच पर हमने काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करी थी जो कि स्मॉल लीग में काफ़ी अच्छा हुआ था। मैं काफ़ी हैरान हो गया जब मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने दिलरे रॉलिंस को अपने टीम में भी नहीं रखा था, डिस्पाइट उनका सिलेक्शन परसेंटेज डिसेंट था, क्रेडिट भी सेव करके दे रहे थे, लेकिन फिर भी लोग टीम में नहीं थे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ताज्जुब कर गया, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया रिजल्ट गया था। अगर आपने सेफ टीम भी बनाई होगी तो भी, मतलब जैसा मैंने कहा था कि अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो 2 कॉम्बो बना के चलिए, तो अगर आपने सेफ टीम भी बनाई होगी तो भी, और जो जो चीज़ें हमने एनालिसिस करी थी उसमें भी हमने जो बातें कही थी, जो नाम कहे थे, उनमें से सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म करा था। रवि बोपारा का भी मैंने नाम कहा था, वो तो अच्छा हुआ कि मतलब टारगेट बड़ा नहीं था, नहीं तो उन्होंने भी अच्छा खेलना ही स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छा गया था कल का दिन और आई होप कि आज भी अच्छा ही जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड वॉर्चेस्टर में, जो कि वॉर्चेस्टरशायर का होम ग्राउंड है। वेदर की बात करें तो क्लियर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी सीजन के परफॉर्मेंस की बात करें, वॉर्चेस्टरशायर चौथे और वारविकशायर 8वें स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया था, लेकिन इस सीज़न में मामला थोड़ा उल्टा चल रहा है। वारविकशायर अभी भी मतलब पिछले सीज़न की तरह ही उनका चल रहा है, कुछ मैच जीत रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ मैच हार रहे हैं। एक जनरली बॉलिंग डिपेंडेंट टीम ये होती है। मैं अगर सही बताऊं, इनका बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता नहीं है। 2-3 नाम होते हैं इनके ऊपर डिपेंड करके इनका बैटिंग पूरे सीजन तक चलता है। बॉलिंग में वेराइटीज़ हैं, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा वेराइटी नहीं है कि एट द एंड ऑफ द सीजन वो उनको मैचेस जिता पाए। लेकिन जितना भी है यही है इनके लिए। वॉर्चेस्टरशायर एक बैटिंग फायर पावर के होने के लिए जाने जाती है। बैटिंग में इनके पास काफ़ी टैलेंट्स होते हैं, बॉलिंग इनके लिए कभी भी अच्छी नहीं जाती है। अगर मैं इस सीज़न की बात करूं, वारविकशायर का जैसा चलता है वैसा ही चल रहा है। वॉर्चेस्टरशायर की बॉलिंग एज़ यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड ख़राब चल रहा है। लेकिन जो एक चीज़ अलग हो रहा है वॉर्चेस्टरशायर के होकर अभी तक, कि उनकी बैटिंग भी खास नहीं हो रही है। ठीक है, वॉर्चेस्टरशायर के बैटिंग लाइनअप में आपको बहुत बड़े बड़े नाम दिख जाएंगे और ये पिछले सीजनों में बहुत बड़ा कुछ करके आए हैं, लेकिन अभी तक नाम बड़े दर्शन छोटे वाले ही काम इनके चल रहे हैं। और बॉलिंग खराब तो थी ही पिछले सीजन से ही, लेकिन इस सीजन में कुछ अलग लेवल पे खराब हो रही है। ठीक है, विकेट्स भी नहीं निकल रहे हैं, रन्स भतेरा कंसीड कर रहे हैं वो, तो इसीलिए जो रन्स उनके बॉलर कंसीड कर रहे हैं उतना ज़्यादा मेकअप नहीं कर पा रही है उनकी बैटिंग। ठीक है, तो मैं आगे सब कुछ समझाता हूँ आपको। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें तो 2018 में काफ़ी कमाल का रिकॉर्ड था, 8 में से 5 जीते थे इस ग्राउंड पर। लेकिन पिछले सीजन में उनका रिकॉर्ड उतना सही नहीं है, 7 में सिर्फ 2 जीत। करंट पोजीशन की बात करें तो वारविकशायर ने 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं और अभी तक तीसरे स्थान पर हैं सेंट्रल ग्रुप में। और वॉर्चेस्टरशायर ने भी 6 मैच खेले हैं और आखिरी मैच उन्होंने सॉमरसेट को हराया था एक लास्ट बॉल थ्रिलर में, तभी जाकर उनके लिए खाते में पहला जीत दर्ज हुआ है। और वह 6 टीमों की टेबल में फिलहाल के लिए 6ठे स्थान पर हैं और ग्लैमरगन से भी नीचे हैं। मैंने आपको काफ़ी दिन पहले ये बताया था कि काउंटी क्रिकेट में ग्लैमरगन और लेस्टरशायर वीकेस्ट टीमों में से माने जाती हैं, तो उनसे भी नीचे अभी वो चल रहे हैं, तो काफ़ी ख़राब हाल में वो हैं। ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो पिछले सीजन में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो देखते हैं क्या हुआ है इन दोनों टीमों के मैचेस में और कैसे वॉर्चेस्टरशायर ने इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करा हुआ है हेड टू हेड में। तो ये है आखिरी मैच जो कि बर्मिंघम पे हुआ था। बियर्स मतलब ये है वारविकशायर की टीम, जहाँ पर 184 उन्होंने बनाया था। हेन, होस और बर्जेस के रन थे, बर्नार्ड के 2 विकेट। वॉर्चेस्टरशायर ने काफ़ी आराम से चेस कर लिया था यहाँ पर। रिकी वेसेल्स यहाँ पर परफॉर्म करने में सक्षम रहे थे। उसके बाद से नोटिस करिए वॉर्चेस्टरशायर की बैटिंग, मतलब ऑफ कोर्स वॉर्चेस्टरशायर को अगर जीतना है तो बैटिंग से ही जीतना पड़ेगा। और क्योंकि इस फिक्सचर में वो काफ़ी मैचेस मतलब सारे ही मैचेस जीते हैं, तो अब ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर बैटिंग से ही उनका काम हुआ है। तो यहाँ पर भी बना था 209, जो परफॉर्मर फिलहाल के लिए अवेलेबल है स्क्वाड में, उनमें सिर्फ कॉक्स का रन था। बियर्स ने यहाँ पर भी बना दिया था 194। ठीक है, हार तो गए थे, लेकिन पोलॉक और होज ने यहाँ पर भी रन बनाया था। होज का यहाँ पर भी रन था और यहाँ पर भी उनके रन आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर कुछ बॉलर्स थे जैसे पैट्रिक ब्राउन और मिचेल के विकेट्स आपको दिख जाएंगे। उसके बाद फिर से एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर,
192 वाइटली यहाँ पर थे जो कॉमन परफॉर्मर, अभी स्क्वाड का पार्ट है। बियर्स ने यहाँ पर बना दिया 188। पोलॉक के यहाँ पर भी रन, साथ में हेन और एम्ब्रोस। ब्राउन के यहाँ पर विकेट्स थे, साथ में मिचेल। और आखिरी मैच अगर हम कंसीडर करें, यहाँ पर भी 190 बना। कॉक्स, ओलिविएरा और वार्विकशायर ने यहाँ पर बना था 185, जहाँ पर सिबली के रन थे। मिचेल का यहाँ पर भी विकेट था। तो देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मिचेल ने 1-2 करके विकेट लिए हैं। पैट्रिक ब्राउन के 2 मैच में विकेट हैं। पोलॉक के 2 मैच में रन हैं। हेन के 2 मैच में रन हैं। होज ने 2 मैच में रन बनाए हैं, मतलब ऐसा। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मर आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जो देखने को मिल रहा है वो है भतेरा रन्स। मतलब क्या, वॉरचेस्टर साइड जीती है, ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड करके जीती है? उनके बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके जीती है। मतलब उनका बैटिंग अच्छा रहा है तभी वॉरचेस्टर साइड जीती है, जो होना चाहिए और हुआ भी है। लेकिन वॉरचेस्टर साइड की बॉलिंग भी यहाँ पर काफ़ी ख़राब रही है, और इसके वजह से ही वार्विकशायर की टीम में गिने चुने जो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है इनकी बैटिंग और बड़ा स्कोर भी, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बहुत ही लिमिटेड नाम है, लेकिन वो नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए हेन, होज और नीचे से बर्जिस के कुछ रन यहाँ पर। उसके बाद फिर से देखिए पोलॉक और होज यहाँ पर, तो होज यहाँ पर कॉमन हो गए। उसके बाद फिर से पोलॉक, हेन और नीचे से किसी ने 23 रन बनाए, जो कीपर थे एम्ब्रोस, और यहाँ पर भी ओपनर जो थे सिबली। तो ये एक ट्रेंड सा बना आ रहा है। वॉरचेस्टर साइड जीत रही है, कोई बड़ी बात नहीं। वॉरचेस्टर साइड ज़्यादा रन बना रही है, वो भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वार्विकशायर की बैटिंग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। बॉलरों के लिए खास कुछ नहीं रहा है इस फिक्सचर में। 1-2 करके कुछ बॉलरों ने विकेट लिए हुए हैं। पैट्रिक ब्राउन का नाम आपने देखा है, जिन्होंने काफ़ी प्रभावित करा हुआ है, और डैरल मिचेल, जिन्होंने 1-2 करके विकेट रहे हैं। तो ये है पूरी कहानी। इंडिविजुअल परफॉर्मर्स आई होप आपको नहीं दिख रहे होंगे ज़्यादा कुछ। कुछ नाम हैं जिनका नाम मैंने बता दिया है, उनके ही इर्द गिर्द घूम रही है सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताने लायक। तो ये है पूरी कहानी। इस फिक्सचर में बहुत ज़्यादा रन्स बने हैं, बॉलरों के लिए खास कुछ रहा नहीं है। कुछ मैचों में 2-3 करके विकेट लिए भी हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बैट्समैन ने ही यहाँ पर डोमिनेट करा हुआ है। वॉरचेस्टर साइड जीती है सिर्फ अपने बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके, लेकिन उनकी बॉलिंग यहाँ पर ख़राब रही है। वार्विकशायर की बॉलिंग इस फिक्सचर में एक भी बार नहीं चली है, जो कि उनका स्ट्रेंथ होता है, और बैटिंग में हालांकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है। हेड टू हेड मैचेस में ज़्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि ग्राउंड में भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं चेंज हो चुके हैं, या फिर ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पहले ही पिछले सीज़न तक खेलते थे, इसलिए इस सीज़न में अवेलेबल नहीं है। लेकिन वाइटली का नाम आपको दिख जाएगा। वाइटली ने इस सीज़न में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अनलकी रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर वो थोड़ा सा आगे बढ़ पाए वहाँ पर वो रन आउट हो गए, और बाकी मैचेस में जितने उनको मौके मिल रहे हैं वो मतलब हो सकता है कि आखिरी 2 ओवर या आखिरी 2.5 ओवर में उनको मौका मिल रहा है, तो उसके बाद से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं। मैं आगे भी कुछ चीज़ें इनके बारे में दिखाऊंगा पिछले सीजन की इस ग्राउंड में उन्होंने क्या क्या करा हुआ है। कुछ मैचों में तो मतलब 5वें-6ठे नंबर पर आके 20-25 गेंदों में 70-65 रन भी उन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उनको उतना भी मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे मौके पर वो आ रहे हैं बैटिंग करने, जहाँ पर उनको आते ही हिट करने की नौबत आ रही है। 1-2 मैच पर उनको मौका फिर भी मिला था। एक मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टार्ट भी कर लिया था, 25 रन शायद बनाए थे, रन आउट हो गए थे। तो काफ़ी अनलकी चल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आप इनको कम नहीं साध सकते हैं। ऑफकोर्स बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, लेकिन एक ही मात्र बैट्समैन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 34 का औसत है इनका, और नंबर 5-6 पे बैटिंग करने आते हैं, तो काफ़ी डिसेंट है, आप कह सकते हैं। 2 अर्धशतक भी खाते में है। गेंदबाजी में बात करें तो ब्राउन और पेरिंगटन के नाम आपको दिख जाएंगे। पेरिंगटन पिछले मैच में खेले नहीं थे, आज के मैच में खेलेंगे या नहीं पता नहीं, और पार्नेल के नाम भी है, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं ग्राउंड में क्या होता है। तो ये है पिछले सीजन के 2-3 मैच हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस सीजन के मैचेस कंसिडर करेंगे। तो 181 यहाँ पर बना, ठीक है। 8 विकेट गिरे, पेसर्स के ही विकेट हैं। चेज हो गया बड़े ही आराम से, यहाँ पर वेसल्स के रन है और पेसर का यहाँ पर 1 विकेट। उसके बाद 156 थोड़ा सा कम स्कोर, और चेज हो गया था 1 ओवर रहते, ठीक है। भले ही 8 विकेट यहाँ पर गिरा, लेकिन पेसरों का डोमिनेशन, ठीक है। साथ में ब्रेट डी ओलिवेरा जो कि लेग स्पिनर है, कुछ हद तक इनके विकेट्स थे। उसके बाद यहाँ पर एक बॉलर डोमिनेशन था, जहाँ पर 152 बना और 119 पर सिमट गई टीम। पेसरों का डोमिनेशन, ठीक है। 18 विकेट 20 में से पेसरों ने निकाले थे। उसके बाद फिर से देखिए पिछले सीजन की आखिरी मैच अगर हम कंसिडर करें, लैंकाशायर 218, वॉरचेस्टर 600 नहीं कर पाए, लेकिन 193 बनाया। देखिए वाइटली का रन आप देखिए, ठीक है। और याद रखना, ये कभी भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं करते हैं, मिनिमम 5-6 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन मौका मिलने पर ये काफ़ी बढ़िया पारी खेलने की क्षमता रखते हैं।
तो ये उन्होंने करा था, पेसर डोमिनेशन यहाँ पर भी, और साथ में यहाँ पर लेग स्पिनर थे शायद पार्किंसन वगैरह कोई। तो ये है पिछले सीजन की कहानी। रन्स यहाँ पर काफ़ी बने हैं, 4 आउट ऑफ 5 मैचेस में तो आपको 180 के ऊपर आराम से स्कोर देखने को मिल भी रहे हैं, और वो चेस भी हो रहे हैं। पेसरों के लिए काम है, स्पिनर्स का खास कुछ रोल वगैरह नहीं है। एक मैच पर आपने देखा लो स्कोर बना था और उसको भी पेसरों ने ही लीड करा था, बाकी यहाँ पर लो स्कोर ज़्यादा बनते नहीं। इस सीज़न के मैचेस की बात करें तो यहाँ पर पहला मैच जो था वॉर्चेस्टर साइड, जिसमें मैंने आपको बताया कि बैटिंग भी उनकी अच्छी नहीं चल रही है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। 124 सिर्फ बनाया था, कभी भी डिफेंड होने का था ही नहीं, और वो हुआ भी नहीं। 15 ओवर में 128 रन बना दिया, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर। पेसर्स के डोमिनेशन थे। यहाँ पर रन बना था लिप्पी और हेनिस ने। और अगला मैच अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर ग्लॉस्टरशायर, जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम नहीं मानी जाती है उनके टॉप में 2-3 बैट्समैनों को छोड़कर, लेकिन उन्होंने ही यहाँ पर धागा खोल दिया था। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर देखिए नॉर्थम्पटनशायर के गिरे 1 विकेट। यहाँ पर भी इनके जो दोनों ओपनर्स थे बहुत मारा था, बहुत रन बनाया था। 15 ओवर में 128 बने। यहाँ पर जब 20 ओवर का मैच हुआ, यहाँ पर भी 197, यहाँ पर भी टॉप 3 बैट्समैनों ने रन बनाए। ठीक है, अब बॉलिंग में खास कुछ नहीं है। पेनिंगटन के यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ऐसा। वॉर्चेस्टरशायर ने यहाँ पर ठीक ठाक बल्लेबाजी करा था, लेकिन इतना भी खास नहीं कि 198 को चेस कर पाए। 8 विकेट यहाँ पर गिर गया था, जहाँ पर रदरफोर्ड, वेसल्स 30-30 रन, साथ में हेनेस का यहाँ पर भी रन था, ओलिविएरा और वाइटली के रन्स थे, और पेसर के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट्स। तो ऐसा, तो पिछले सीजन की तरह कहानी यहाँ पर भी चल रही है, लेकिन जो चीज़ पिछले सीजन में चली थी कि वॉर्चेस्टरशायर की बैटिंग अच्छी होती थी, वो अभी तक तो इस सीजन में नहीं चला है। बॉलरों के लिए खास कुछ तो यहाँ पर नहीं है जो ट्रेंड सा बना हुआ है। अगर मैं आखिरी मैच को छोड़ दूँ तो हो क्या रहा है कि क्योंकि वॉर्चेस्टरशायर की बॉलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, स्पेशली पावर प्ले में, तो इनके अगेंस्ट में जो भी टीमें आ रही है, मेरे ख्याल से 5 या 4 मैचेस जितने भी कंप्लीट हुए हैं उनमें से एक मैच को छोड़कर बाकी सारे मैचेस में ओपोनेंट टीम के टॉप ऑर्डर में काफ़ी रन्स बन रहे हैं, स्पेशली पावर प्ले में। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको 2 मैच दिखाई दिया जो ग्राउंड में हुआ था। सॉमरसेट का एक मैच मुझे याद आ रहा है, जहाँ पर बाबर आजम और डेविस ने ओपन करा था। दोनों ने मिलकर लगभग 80-90 के आसपास रन बना दिए थे। तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड सा बना रहा है, और इसीलिए वॉर्चेस्टरशायर की बॉलिंग तो कभी अच्छी थी नहीं, अभी भी नहीं हो रही है, और उनके बैटिंग के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। बैटिंग भी उनका उतना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी तक इस टूर्नामेंट में क्या हुआ अगर बात करें तो देखिए सिर्फ लिब्बी का नाम को दिख जाएगा, 1 अर्धशतक 75 नॉट आउट, और शायद एक मैच में कॉक्स ने अर्धशतक लगाया है, एक मैच में मिचेल ने कुछ 40+ स्कोर, वेसल्स की कुछ 30+ स्कोर, ऐसा कुछ आया है, लेकिन ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग बताने के लिए कुछ है नहीं। एक मैच में ही सबके परफॉर्मेंस रहे हैं। आखिरी मैच में हालांकि कॉक्स ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी और मैच जिताया था। वार्विकशायर के होकर सैम हेन का नाम आपको दिख जाएगा, और कुछ खास नहीं है क्योंकि बैटिंग में इनके लिए वैसे भी कुछ खास होता नहीं है। वॉर्चेस्टर की बॉलिंग में पेनिंगटन का नाम कुछ हद तक बताने लायक है, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। 4 मैच में 5 विकेट, इकोनॉमी आप देख सकते हैं लगभग 9 के आसपास जा रहा है। और अगर मैं बाकी गेंदबाजों की बात करूं, चाहे वो एड बर्नार्ड हो, चाहे वो पैट्रिक ब्राउन हो, या फिर कोई भी हो, मिनिमम तो 9 के ऊपर सबकी इकोनॉमी है ही, और 10 के ऊपर भी काफ़ी लोगों के हैं। पैट्रिक ब्राउन इनमें से एक हैं जिन्होंने आखिरी मैच पर 3 विकेट निकाला तो है, लेकिन अभी भी अगर हम इस टूर्नामेंट में इकोनॉमी को देखेंगे तो 10 के ऊपर आपको दिख जाएगा। तो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही हैं, और कुछ ज़्यादा ही बुरा चल रहा है इनकी बॉलिंग। दूसरी तरफ से वार्विकशायर के होकर ब्रेसनन ने इस सीजन में काफ़ी प्रभावित करा हुआ है, स्पेशली अपनी बॉलिंग से। लिनलॉट लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर है, काफ़ी लीथल कॉम्बिनेशन है, और काफ़ी रेगुलर विकेट टेकर भी है, और रनों को भी रोक रहे हैं, साथ में ओली स्टोन। तो आप देख सकते हैं बॉलिंग में फिगर्स यहाँ पर वार्विकशायर के पास काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके सिवाय भी मैं शायद ब्रूक्स का नाम भी लिख सकता था, जिनके पास 7 विकेट हैं, शायद 7 या 6 ऐसा कोई विकेट है। तो लगभग 3-4 नाम तो आराम से आ रहे हैं वार्विकशायर के होकर अभी तक इस टूर्नामेंट में। अगर मैं बॉलिंग से परफॉर्मेंस की बात करूं, बैटिंग में मैं मानता हूं भले ही ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ देखने के बाद हम इतना तो कह सकते हैं कि आज के मैच में हो सकता है कि पिछले सीजनों की तरह जो चीज़ें हम देखे थे कि वॉर्चेस्टरशायर ने बैटिंग से डोमिनेट किया, बहुत रन्स बनाए, ऐसा शायद ना हो। देखिए वॉर्चेस्टरशायर की बैटिंग में अभी भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो चल रहा है और जैसी बॉलिंग हो रही है वार्विकशायर की तरफ से, मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि आज के मैच में भी ऐसा कुछ होगा कि फिर से वॉर्चेस्टरशायर 190 या 200 के ऊपर कोई स्कोर बनाएगी। ठीक है, तो आज के मैच में आपको जो करना है, देखिए जो भी है वॉर्चेस्टरशायर की तरफ से उनके बॉलिंग से नहीं है, उनकी बैटिंग से है। तो कोशिश यही करना कि उनके बैट्समैनों को ज़्यादा कवर करने की, भले ही आप उनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ या नहीं बनाओ, हैं वार्विकशायर की तरफ से स्ट्राइक बॉलर्स को रखना है ज़्यादा, स्ट्राइक बॉलर्स को ही, स्पेशली पेसर्स को ही रखना ज़्यादा, क्योंकि इस पिच पे पेसर्स के लिए ही कुछ हद तक जो भी है वो है।
और लिनलॉट को एज ए लोन स्पिनर आप ले सकते हो। एक और काम जो आपको करना पड़ेगा, जो कि अभी तक तो सारी जनता नहीं कर रही है, वो है कि वारविकशायर के टॉप ऑर्डर में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। अभी मैं आपको प्लेइंग 11 दिखाता हूँ। वॉरचेस्टरशायर के होकर ये हो सकता है प्लेइंग 11, जहाँ पर वेसल्स और रदरफोर्ड ओपनिंग करेंगे। उसके बाद लिब्बी, कॉक्स, वाइटली इससे नीचे भी आ सकते हैं ओलिविएरा के बाद भी, तो इनका कोई बैटिंग ऑर्डर में सही नहीं चल रहा। और डैरल मिचेल, इनको एज ए बॉलर ही सिर्फ खिलाया जा रहा है, ना ही इनको बैटिंग मिल रही है। बॉलिंग हालांकि पूरा ओवर मिल रहा है। उसके बाद एड बर्नार्ड थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं और पिछले 2-3 मैच से विकेट भी निकाल रहे हैं। उसके बाद मॉरिस, ब्राउन और फिंच, इनमें से मॉरिस के डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स काफ़ी सही हैं। विकेट टेकर बॉलर तो है, बाकी इकोनॉमी की बात जितना कम करे उतनी ही बेहतर। तो इतना तो आप उम्मीद रख ही सकते हैं कि अगर ये एट द एंड ऑफ द मैच 4-5 विकेट भी निकाल लें तो भी 4 ओवर में 40 के नीचे रन तो शायद ये ना कंसीड करेंगे। वारविकशायर के होकर बात करते हैं। देखिए, कुछ नाम रहे हैं हेड टू हेड में जिनका हमने काफ़ी बार जिक्र करा है और कुछ ट्रेंड हमने फॉलो करे हैं। देखिए, हेन जो है, इनको सारी जनता ले रही है फिलहाल के लिए। इन तीनों में से किसी का भी सिलेक्शन परसेंटेज अभी तक जितना मैंने नोटिस करा है ज़्यादा नहीं है। होस को कुछ हद तक लोग ले रहे हैं, कुछ लोग शायद एड पोलोक के साथ जाएं, कुछ लोग डोमिनिक सिबली के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इंग्लैंड के ए टीम के होकर ये खेल चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी कि वॉरचेस्टरशायर के अगेंस्ट में हमेशा टॉप ऑर्डर का रन आ रहा है और हेन आ रहे हैं 4 नंबर पर। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि हेन को मत लीजिए, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि ये जो टॉप के 3 बैट्समैन हैं ना, इनमें से मिनिमम 2 आपके टीम में ज़रूर होने चाहिए। देखिए, 2 रीज़न है। एक तो 2 नहीं, मैं अगर कहूँ 3 रीज़न है। एक तो ये हेड टू हेड फिक्सचर जहाँ पर काफ़ी रन्स बनाए हैं वारविकशायर ने, भले ही वो हारे हों। दूसरा, करंट जो ट्रेंड चल रहा है वॉरचेस्टरशायर की बॉलिंग के साथ। तीसरा, ये पिच जहाँ पर काफ़ी रन्स बनते हैं। तो ये 3 रीज़न है जिसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि टॉप ये जो 3 हैं, हेन को छोड़कर इनमें से 2 को तो मिनिमम रख लेना। बड़ी लीग खेल रहे हो और इन चारों में से मिनिमम 3 को मिस कर रहे हो, वहाँ पर रोड्स और बर्जिस को बिल्कुल ग्रैंड लीग में ट्राई ज़रूर करना। रोड्स एक हिट और मिस टाइप के बैट्समैन है, मैं सही बताऊँ तो। बैटिंग से, बॉलिंग से ठीक ठाक है, बैटिंग से भी ठीक ठाक ही है। आखिरी मैच में रन बनाया था, लेकिन बड़ी इनिंग्स खेलने की क्षमता रखते हैं ये, ठीक है। और अगर गलती से भी टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, जिसके चांसेस भी कम है, लेकिन अगर हो जाता है, और जैसा कि पिच है और जैसा कि बाकी की बॉलिंग है वॉरचेस्टरशायर के होकर, अगर आपको आज के मैच में कोई भी बैट्समैन बड़ा इनिंग्स खेलते हुए दिख जाए किसी भी पोजीशन से, तो आप ताज्जुब नहीं हो सकते। और रोड्स भी इसके लिए काफ़ी बड़ी दावेदारी लग सकते हैं। बर्जिस बहुत बड़ा इनिंग्स शायद ना खेल दे, लेकिन 20-30 रन, एक तेज़ तरार 20-30 रन का इनिंग्स वो आपको कभी भी खेलते हुए देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो हेन को तो रखना ही। इन तीनों में से दोनों को आप लेकर चल सकते हो। तो हो गए आपके यहाँ से 3 प्लेयर। ब्रेसनन तो आपके लिए हो गए 4 नंबर। बाकी बॉलिंग में से बात करें, लिनलॉट एक लीथल ऑप्शन है, ठीक है। भले ही इस पिच में खास कुछ नहीं है, लेकिन इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी हाई है, विकेट टेकर है और लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर, मतलब एक लीथल कॉम्बिनेशन है जिनको मैं कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। तो यहाँ से 3, 4, 5 यहाँ से हो गए। बॉलरों में से अगर बात करी जाए तो ओली स्टोन काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करवा रहे हैं। विकेट मिलना ना मिलना थोड़ा बहुत लक के ऊपर भी होता है, लेकिन गेंदबाजी को अच्छी करवा रहे हैं। ब्रूक्स ने ज़्यादा विकेट शायद निकाले हैं इनसे, मतलब ओवर ऑफ द सीजन अगर बात करें तो। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ओली स्टोन की गेंदबाजी अच्छी लगी है। बाकी अगर आप चाहो तो सारे बॉलर्स के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि वैसे भी वॉरचेस्टरशायर की बॉलिंग तो बैटिंग तो अच्छी हो नहीं रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। रोड्स को मैनेज कर पाना स्मॉल लीग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर वारविकशायर पहले बैटिंग कर रही है और अगर आपको थोड़ा नीचे बैटिंग का कोई कुशन चाहिए तो आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और बॉलिंग भी 3-4 ओवर तो करवा ही रही हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, वॉरचेस्टरशायर के होकर लिब्बी और रदरफोर्ड सेफेस्ट टीम में हैं। उसके बाद मिचेल और वेसल्स अभी तक तो कुछ खास कर नहीं पाए हैं, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ सही हैं। एक मैच जो आपने देखा, आखिरी मैच जो उन्होंने खेला था अगेंस्ट बियर्स, वहाँ पर उन्होंने 65 का कुछ स्कोर खड़ा किया था। और इससे पहले वो नॉटिंघमशायर के होकर खेलते थे, वहाँ पर भी 2-3 मैच उन्होंने खेले हैं जहाँ पर अच्छा स्कोर रहा है इनका। और बहुत ज़्यादा रिस्क है तो कॉक्स और वाइटली में से कोई एक अगर आपको मिडिल ऑर्डर में से देखना है। और उसके बाद ब्राउन बॉलरों में से वारविकशायर के होकर ब्रेसनर सेफेस्ट में है। उसके बाद हेन, होस एक बहुत ही सही ऑप्शन हो सकते हैं बैटिंग में, बड़ा इनिंग्स खेलने की क्षमता ये रखते हैं। और याद रखना, आज के मैच में आप बात कर रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म वॉरचेस्टरशायर की बॉलिंग की, और लिनलॉट बॉलिंग में से बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो विल रोड्स, और बैट्समैनों में से डोमिनिक सिबली और एड पोलोक। बड़ी लीग में आप इन दोनों को एक साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक टीम यहाँ पर फॉर्म करा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। पूरी तरीके से वारविकशायर के सपोर्ट में ये टीम है।
टॉप 4 में से 3 हैं। देखिए हेन को तो सारी जनता ले ही रही है और कुछ हद तक हमने होज और पोलॉक का नाम देखा है, अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो इसीलिए मैंने इनको रखा है। सिबली का भी सही ऑप्शन आता है, आप इन दोनों में से किसी एक के जगह पर उनको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर ब्रेसनन सारी जनता की टीम में है, लिंडॉर्ड भी हैं, ओली स्टोन मेरे पर्सनल फेवरेट हैं ओवर ब्रुक्स भी सेमी मतलब रोल प्ले कर सकते हैं, ये है। और विल रोड्स को मैंने रखा है, अगर गलती से भी यहाँ पर ये जो 2 हैं इनमें से एक या दोनों ही मिस हो जाते हैं तो विल रोड्स नीचे मेरे लिए बैटिंग में सपोर्ट कर देंगे। बॉलिंग भी लगभग 3-4 ओवर करवा ही रहे हैं और प्रॉपर ऑलराउंडर है। अगर मैं सही बताऊं तो इस पूरे मैच में मुझे लगता है इनसे बेटर ऑलराउंडर T20 के मामले में कोई नहीं है। अभी तक उस तरह से एक्सपोजर नहीं मिला है वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर ऑलराउंडर है। यहाँ पर डैरेन मिचेल भी प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर कंसिडर कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनको बैटिंग सही से मिल नहीं रही है। लिप भी सेफेस्ट यहाँ पे हैं, काफ़ी बढ़िया फॉर्म पर हैं बैटिंग में, लेकिन क्या है कि मैं ज़्यादा कुछ भरोसा कर नहीं पा रहा आज के मैच में वॉर्चेस्टरशायर की बैटिंग के ऊपर, और बॉलिंग से भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर खास कुछ उनको हेल्प मिलने वाला है। तो यही एक रिस्क है। अगर आप चाहते हो तो हैमिश रदरफोर्ड एक हिट और मिस टाइप है, और अगर आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से हो तो आपको पता होगा कि मैं इनके बारे में 4 ट्रॉफी से कह रहा हूँ। न्यूजीलैंड का जो डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस होते थे वहाँ से मैं कह रहा हूँ कि इनके ऊपर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये कब करेंगे कब नहीं करेंगे कुछ नहीं बताया जा सकता। तो यही एक बात है। अगर आप चाहो तो हैमिश रदरफोर्ड की जगह पर लिब्बी को ट्राई कर सकते हो, सेफेस्ट तो पॉइंट स्कोरर हैं ही, अच्छे फॉर्म पर भी चल रहे हैं, या फिर रोड्स की जगह पर ले सकते हो। रोड्स का सिलेक्शन परसेंटेज वैसे भी कम है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, टॉस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वारविकशायर पहले बैटिंग करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उनके टॉप 3 में से किसी एक को आप कैप्टन बनाकर वाइस कैप्टन, क्योंकि ब्रेसनन को बहुत लोग कैप्टन बना रहे हैं तो इनको वाइस कैप्टन बना के चल सकते हो। और अगर वारविकशायर पहले बॉलिंग कर रही है तो सारी जनता जो कर रही है ब्रेसनन को आप वाइस कैप्टन बना दो, और कैप्टनसी के मामले में इनके टॉप ऑर्डर से, वाइस कैप्टनसी के मामले में इनके टॉप ऑर्डर से किसी के साथ चले जाओ, या फिर आप अगर जाना चाहते हो लिब्बी के साथ जा सकते हो। विसेस की भी कुछ हद तक ठीक ठाक रिकॉर्ड है, लेकिन याद रखना कुछ सही नहीं चल रहा है फिलहाल के लिए वॉर्चेस्टरशायर की इनिंग्स और वॉर्चेस्टरशायर की बैटिंग भी, ठीक है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर आपको इस मैच का कोई फाइनल अपडेट वगैरह चाहिए टॉस के बाद तो उसका हम टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज वगैरह हो तो उसके बारे में भी हम वहाँ पर बातें करते हैं, तो वो सब कुछ फ्री में है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।